चलिए पॉलिटी की क्लास स्टार्ट करते हैं। पॉलिटी की क्लास में हम लोगों ने आर्टिकल कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, 1 to 16। ठीक है। और हमने बात की थी, इसमें मेन आर्टिकल है आपका कौन सा, मेन आर्टिकल है आपका 15। मेन आर्टिकल है आपका 15, ठीक है। और सेकंड मेन आर्टिकल है आपका 16। तो हमने इसमें बात की थी कि जो प्रोविजन हमको 15 में नहीं दिए हुए हैं वो हमें 16 में भी दिए हुए हैं, ठीक है। और 16 पे मैंने कल 40 मिनट का क्लास लिया है, बहुत ही क्वालिटी वाला है, अगर आप लोग उसको जो है देख लीजिएगा। और वहां पर एक बात करी थी 91 ये जी की, तो इसको हम लोग आर्टिकल 19 में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सा है कि आर्टिकल 15 आर्टिकल 16 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो आप लोग कर लीजिएगा, प्रीवियस देख लीजिएगा, ठीक है। आज हम लोग क्या स्टार्ट करने वाले हैं, आर्टिकल 16 सॉरी 17। आर्टिकल 17 क्या है बताएगा कोई, थोड़ा भी नॉलेज है? उपाधियों उपाधियों का अंत। नहीं, नहीं, अनटचेबिलिटी एक्ट है, ठीक है। अनटचेबिलिटी है इसका। इससे क्या करा गया है, अगर कोई अनटचेबिलिटी फॉलो करता है, कोई अनटचेबिलिटी एक्टिविटीज को करता हुआ अगर पाया जाता है, तो वो क्या होगा, उसको पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि वो क्या होगा, कानूनन अपराध होगा, ठीक है। ये क्यों लाया गया, कोई पीछे का कुछ बैकग्राउंड बताए मुझे, अगर नॉलेज हो तो। अनटचेबिलिटी प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए आखिर लॉ लाने की क्यों जरूरत पड़ी? अगर आप यूपीएससी एस्पिरेंट्स हैं तो सबसे पहले कोई चीज आई है तो उसके पीछे का रीजन आपको पता होना चाहिए, राइट? बताइए। जो पहले शूद्र थे तो उनको बड़ा शोषण हो रहा था, उनको कोई चीज छू लें तो ये इसलिए आया है। एससी एसटी और बैकवर्ड क्लासेस, ठीक है। मेन ये किसके लिए है, एससी एसटीज के लिए है। बेसिकली ये किसके लिए है, एससी एसटीज के लिए। आर्टिकल 16 में हमने बात की थी कि जो मंडल आयोग बना था, मंडल आयोग ने कहा था कि भारत में जो रिजर्वेशन मिलना चाहिए वो कैसा मिलना चाहिए, सामाजिक आधार पे होना चाहिए, क्योंकि भारत में अभी भी बहुत ज्यादा सामाजिक डाइवर्सिटी पाई जाती है, सोशल डाइवर्सिटी होती है, और यहाँ पे भारत में इकोनॉमिकली उनको फाइंड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। फिर हमने देखा था कि पीवी सिंह की गवर्नमेंट ने, जब वो गवर्नमेंट में आए, कांग्रेस की गवर्नमेंट गई, तो उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट भी कर लिया था, ठीक है। तो रिजर्वेशन की बात हमने जब की थी तो रिजर्वेशन 16 है हमारा, और यहीं पर हमने बात की थी, जो यहाँ पर 16 क्लॉज ये 4 जोड़ा गया, तो इसमें महिलाओं को, पर्टिकुलर कास्ट को रिजर्वेशन की बात कही गई थी, ठीक है। तो हमने उनको रिजर्वेशन तो दे दिया, एक ज्येष्ठता का हम लोगों ने वहां पे देखा था, जो नियम फॉलो होता है कि अगर एक कोई एससी है कोई एसटी, उसको अगर एक बार रिजर्वेशन दे दिया गया है तो दोबारा उसको रिजर्वेशन नहीं दिया जाएगा। तो ठीक है, बात समझ में आ गई। लेकिन अगर रिजर्वेशन हमने इनको दे भी दिया है, अगर इनको जॉब मिल भी गई है, या इनको रिजर्वेशन नहीं मिला, ये अपने फाइनेंशियली सपोर्ट से या कोई पावर की फोर्स से या अपनी कैपेबिलिटी के आधार पे अगर ये आ भी जाते हैं जॉब में, तो क्या इनके साथ कोई दुर्व्यवहार ना हो पाए, ठीक है। कोई कॉमन पीपल भी हैं, अगर जॉब नहीं भी कर रहे हैं, अगर ये किसी शॉप पे जाते हैं, तो हमने मनुस्मृति की बात कई बार की है, ऋग्वेदिक काल से ये चीजें प्रैक्टिस में रही हैं। एससी एसटी बेसिकली कौन होते हैं, हमने बात की थी कि राजा जब वॉर करने जाता था तो दूसरे राज्य से जिन लोगों को दास के रूप में लिया आता था, धीरे धीरे उन्हीं की संख्या क्या कर गई, एक्सपेंड कर गई, और धीरे धीरे ये क्या, उनके जो छोटे छोटे काम थे, जो झाड़ू लगाना, सफाई करना, इस तरह के जो काम करते थे, तो उसमें ये सब इन्वॉल्व होते गए, और फिर ये हेरिडिटरी हो गया। क्योंकि हमने देखा था कि ऋग्वेद काल में जो हमारा वेद है, जो हमारे उसमें देखा कि क्या करते हैं वो लोग, उसको फॉलो करते हैं, ठीक है। जो हमने की व्यवस्था देखी थी, हम यहाँ पे ऋग्वेद देखा, सामवेद देखा, अथर्ववेद देखा, और क्या देखा था, यजुर्वेद था, और ये सारे के सारे रिचुअल्स फॉलो करने का सिर्फ और सिर्फ उन्हीं लोगों को राइट था जो हमारे ब्राह्मण क्लास से आते थे। कुछ रिचुअल्स करने का किनको राइट था, जो हमारे किससे आते थे, वैश्य से आते थे। लेकिन हमने देखा था कि शूद्रों को किसी भी तरह का कोई भी राइट नहीं था। तो ये चीज हमें कहाँ से देखने को मिलती है, हमारे एंशियंट टाइम से ही देखने को मिलती है। बौद्ध धर्म ने इस चीज को क्या करा था,
डिनाई भी किया था और उन्होंने अपने मठ में SC STs को भी क्या दिया था, समर्थन दिया था कि ठीक है आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो हमें अगर अपना आज देखना है, हमें जो अपने संविधान में दी हुई चीजों को देखना है, तो उसका इतिहास भी पता करना पड़ेगा, ठीक है। तो आर्टिकल 17 क्या करता है कि आप किसी भी तरह से कोई भी ऐसा काम नहीं कर सकते हैं जिससे किसी के मानव अधिकारों का, ह्यूमन राइट्स का क्या हो जाए, वायलेशन हो जाए। आपको याद होगा हमने 4 तरह के राइट्स की बात की थी। कौन कौन से राइट थे वो याद है, जिसमें हम लोग फंडामेंटल राइट कर रहे हैं, है ना, जिसमें हम लोग फंडामेंटल राइट कर रहे हैं। हम लोगों ने बात की थी फंडामेंटल राइट की, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट की, संविधिक, ठीक है, जो बनाया जाएगा बाद में, स्टैट्यूटरी राइट्स की, और लास्ट क्या था हमारा, ह्यूमन राइट की। तो ह्यूमन राइट का वॉल्यूशन ना हो, इसको फंडामेंटल राइट्स के अंदर ही क्या कर दिया गया है, डिफाइन कर दिया गया है, बताया गया है कि आप किसी भी इस तरह की प्रैक्टिस को फॉलो नहीं कर सकते। ये बात क्लियर है? यस मैम। क्लियर हुई ये बात? तो अब हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें अनुच्छेद का कोई अपवाद नहीं है, ठीक है। इसमें कोई भी हमने कुछ एक्सेप्शंस नहीं दिए हैं कि ऐसी कंडीशन में आप ऐसा कर सकते हैं, ऐसी कोई भी कंडीशन नहीं होगी जिसमें आप ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। हमारे वहां जो है पार्लियामेंट ने अनटचेबिलिटी एक्ट पारित किया था। अनटचेबिलिटी एक्ट कौन सा है? 1955। 1955। 1955 याद रखिएगा, 1955, ठीक है। पारित किया है, कब किया था ये? 1955 में किया है, सिंपल सी चीज है। और 1976 में इसमें क्या किया गया था, अमेंडमेंट किया गया, और इसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था, नागरिक अधिकार संरक्षण, ठीक है, अधिनियम। याद रखिएगा, अस्पष्टता निवारण अधिनियम जो 1955 में पारित किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा, उसका नाम 1976 में चेंज कर दिया गया था नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम। क्लियर है ये बात? लिख लिया है ये पॉइंट? लिख रहे मैम। ठीक है, लिख लीजिए। तुम लोग चले जाओ यहाँ से, पैर काट रहे हो मेरा। लिख लिया? ठीक है। तो अस्पष्टता का अर्थ क्या है, मीनिंग ऑफ अनटचेबिलिटी की अगर बात करें तो मीनिंग क्या होगा इसमें, किस अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति के साथ किसी भी तरह का छुआछूत नहीं मनाया जाएगा। मतलब एक बार्बर है अगर, तो वो किसी SC का बाल काटने से मना नहीं कर सकता। कोई अगर पब्लिक आपका वाटर बॉडी है तो वहां पर उनको पानी लेने से या वाटर लेने से मना नहीं कर सकता, ठीक है। कोई शॉप है तो उनको वो राशन देने से मना नहीं कर सकता, कपड़े खरीदने से मना नहीं करता है। पहले क्या था, इन लोगों के मार्केट्स अलग हुआ करते थे। हमने ये भी देखा था, क्या देखा था, मनुस्मृति में लिखा है कि ये किसी भी तरह के रिचुअल्स फॉलो नहीं कर सकते थे। आपको अभी केस याद होगा जब रामनाथ कोविंद जी आए थे हमारे वहां प्रेसिडेंट बन के, याद है, पता है किसी को केस वो? इतना याद तो रहता नहीं है मैम। जब वो जगन्नाथपुरी टेम्पल गए थे उड़ीसा, तो रामनाथ कोविंद जी कौन थे, SC थे, ठीक है। SC होने की वजह से उनको टेम्पल में एंट्री लेने नहीं दिया गया था। और ये कब की बात है, अभी जब रामनाथ कोविंद जी, अभी 3-4 साल पहले की बात है, जब वो हमारे वहां आए थे प्रेसिडेंट बनकर, है ना। तो भारत एक ऐसा मतलब देश है, इसमें अभी भी ये चीजें इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती हैं कि आप कास्ट से ही लोगों को मेजर करते हैं। तो गवर्नमेंट ने बहुत ज्यादा मतलब ये सब कुछ प्रोटेक्शन दिया है हमें, उसके बाद भी देखिए कि हमारे लोगों को किस तरह की चीजें फॉलो करनी पड़ती हैं। एक राष्ट्रपति को अगर मंदिर में नहीं घुसने दिया जा रहा है तो सोचिए, फिर इसके ऊपर UPSC में बहुत ज्यादा क्वेश्चन भी आए, फिर इसके ऊपर कंट्राडिक्ट पार्ट्स भी हो गया, ये आप लोग नेट पे डाल के सर्च करिएगा।
तो मतलब ये है कि ये है कि आप किसी को कहीं पर आने जाने, रहने, खाने पीने, अगर आप इंडियन सिटीजन्स हैं तो आपको आर्टिकल 19 भी मिला है, आर्टिकल 14 भी मिला है, 17 भी मिला है, 16 भी है आपके लिए, ठीक है। उसके बाद भी इस तरह की प्रैक्टिस देखने को मिलती है, तो आप लोग भारत की स्थिति क्या है उसे समझ सकते हैं। वेल, हम लोग ये देखते हैं कि अस्पृश्यता का अर्थ क्या होता है। अनुसूचित जाति के किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति के कारण उसका अपमान नहीं किया जाएगा। क्लियर है ये बात? जैसे जाति के आधार पर उसको अपमानजनक शब्द नहीं बोले जाएंगे, कोई भी मिसबिहेव नहीं होगा, ठीक है, अपमान सूचक शब्द उसके लिए यूज नहीं होगा। पहला तो यही होगी आपका। दूसरा क्या है, सार्वजनिक वाहन में बैठने से इनकार नहीं कर सकते, उसे जो हमारी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है उससे अलग नहीं करेंगे आप। सार्वजनिक स्थानों पर प्रवेश करने से मना नहीं कर सकते, ये आपका ये 17 आर्टिकल ही जो डिफाइन किया गया है वही आपको बताता है। क्लियर है ये बात? उसके बाल काटने से मना नहीं किया जा सकता, उसे अनाज देने से मना नहीं किया जा सकता, उसके ट्रीटमेंट होने से मना नहीं किया जा सकता, उसके स्कूल में एंट्री से मना नहीं किया जा सकता, एंड सो ऑन। कोई कोचिंग वाला इस आधार पर आपका बाइकआउट नहीं कर सकता है कि आप एससी हैं तो आप हमारे में एडमिशन नहीं ले सकते। क्लियर है ये बात? यस। इसमें समय समय पर संशोधन होते रहे, हम लोग स्टार्टिंग का पॉइंट देख रहे हैं, इसमें जो सजाओं का प्रावधान है, तो अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता हुआ पाया जाता है, अगर फर्स्ट टाइम ऐसा कोई व्यक्ति करता हुआ पाया जाता है तो उसको 1 मंथ की सजा हो जाएगी, 1 to 6 मंथ की, 1 से 6 महीने की सजा हो जाएगी अगर ऐसा कोई व्यक्ति करता है। एवं और उसको क्या करना पड़ेगा, 100 से 500 रुपए का जुर्माना देना पड़ेगा। ये पहला टाइम पर है, ये फर्स्ट टाइम पर अगर किसी ने ऐसा किया है तो उसको छोटा सा अल्टीमेटम देके छोड़ दिया जाता है, आप 100 से 500 रुपए तक का जुर्माना दे दीजिए और क्या कर दीजिए, 1 से 6 मंथ की सजा काट लीजिए, ठीक है। अगर दूसरी बार ऐसा करता हुआ पाया जाता है सेकेंड टाइम, तो क्या होगा, ऑब्वियसली 6 माह से सजा को बढ़ाकर 1 ईयर तक कर दिया गया है और जुर्माने की राशि भी 200 से 500 रुपए कर दी गई है। बहुत बड़ा अमाउंट नहीं होगा, सुनने वाली बात है, लेकिन एक कट मोशन होता है। हम लोग जब वहां पे पहुंचेंगे तो बताएंगे, ये सिर्फ और सिर्फ पनिशमेंट देने के तरीके होते हैं, ठीक है। अगर तीसरी बार में भी ये करता हुआ इंसान पाया जाता है, थर्ड टाइम में भी अगर ये व्यक्ति करता हुआ पाया जाता है, तो 1 वर्ष से ज्यादा की सजा हो सकती है और मैक्सिमम उसको 2 साल की सजा हो सकती है। 500 रुपए से 1000 रुपए तक का जुर्माना उसे देना पड़ेगा। पेमेंट पनिशमेंट इसमें इंक्लूड है, एज वेल एज आपको जेल भी भेजा जा सकता है। क्लियर है ये बात? अभी जब हरिजन Yes. एक्ट वगैरह करेंगे तो अभी उसमें चलकर इसकी और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे, अभी के लिए इतना काफी है। दूसरी बात इसमें अगर हम लोग समझ लें और भी है, हम लोग जो भी आर्टिकल कर रहे हैं बहुत डिटेल में कर रहे हैं, नहीं तो जल्दी जल्दी पढ़ा के निकल सकते थे। हर जो है उसको डिटेल में कर रहे हैं, इसीलिए हमें टाइम लग रहा है। इसमें 1989 एससी एवं एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम लाया गया, ठीक है। 1989 में एससी एसटी शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स के लिए अत्याचार निवारण अधिनियम लाया गया। इसके जो प्रोविजंस की अगर हम इसके बात करें तो इसमें 22 कार्यों को क्या किया गया है, एससी एसटी के प्रति अत्याचार घोषित किया गया है। क्राइम्स ऑफ नंबर्स अगर पूछ ले तो वो आपके 22 होंगे एससी एसटी के। ये बात क्लियर है? ये नहीं क्लियर है ये। मतलब 20 ऐसे चीजें बता दी गई हैं कि अगर आपने उनके साथ, अब जैसे कि कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि एससी एसटी के साथ जो है ना गांवों में बहुत दुर्व्यवहार होता है। सपोज डेट कि आपने एक केस सुना होगा, हथरस का था, वो एससी लड़की थी, इसी की वजह से पुलिस वालों ने उसकी डेड बॉडी भी नहीं दी और ब्राह्मण केस होने की वजह से उसको पूरी की तरह दबा दिया गया, क्योंकि पूरा का पूरा गांव एक हो गया था। और उस लड़की की जो डेड बॉडी थी, अभी बहुत पुरानी बात नहीं है, 1.5-2 साल पुरानी बात है, ठीक है। तो जैसे निर्भया कांड की हम बात करते हैं तो वो मिडिल क्लास का केस था, उसमें जजमेंट आ ही गया 11 साल बाद। लेकिन एसटी का केस था, ठीक है, मनीषा प्रकरण केस के नाम से नेट पे डालिएगा मिल जाएगा पूरा। तो उसमें वो दलित लड़की थी और उसका रेप करते हैं, कुछ लड़के होते हैं वो ब्राह्मण होते हैं, बहुत सारी कहानियां थी वहां पे।
और उसके बाद वो जब हॉस्पिटलाइज्ड होती है तो वहां से जब उसे रिलीज किया जाता है तो उसकी फैमिली वालों को उसकी डेड बॉडी भी नहीं देते हैं, पुलिस वाले ले जाकर अंधेरे में ही जला देते हैं। बहुत तूल पकड़ा था 1.5 साल पहले इस केस ने, ठीक है, हम भी मीडिया में थे तो हम भी गए थे वहां पर, इसलिए आपको बता रहे हैं कि यहाँ पर इस तरह की चीजें देखने को आपको मिलती हैं। तो ये जो पार्शियलिटी वाली चीजें हैं ना, ये ना हो, तो इसके लिए 22 कामों को ऐसा डिसाइड कर दिया गया है कि आप SC ST के साथ अगर करेंगे, खाना देने से मना करते हैं, बाल काटने से मना करते हैं, एडमिशन से मना करते हैं, ट्रीटमेंट के लिए मना करते हैं, घर खरीदने से मना करते हैं, बिजनेस करने से मना करते हैं, एंड सो ऑन। ऐसे 22 वर्क्स को क्या करा गया है, डिफाइन करा गया है, जो आपके किस में आ जाएगा, अपराध में आ जाएगा। क्लियर है ये बात? यस मैम। यस मैम। ऐसे व्यक्ति के लिए तात्कालिक गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया है। हरिजन एक्ट में कुछ चेंजेस हुए हैं, वो हम लोग बाद में करेंगे। अभी प्रोविजन हम लोग कौन सा कर रहे हैं, 1989 का। जब नया संशोधन होता है तो नए संशोधन को पुराने संशोधन से कंपेयर करके पढ़ा जाता है, इसलिए इस बात को याद रखिएगा कि हमें 1989 के अलग से पता होने चाहिए और जो चेंजेस होंगे वो अलग से पता होने चाहिए। इसलिए हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति के लिए तत्कालिक गिरफ्तारी का प्रावधान किया गया है। ठीक है, तत्कालिक गिरफ्तारी मतलब अगर सपोज कि मिस्टर ए है, ये ST है, और ये कोई B है, ठीक है, और ये ST नहीं है, ये इनके ऊपर चार्ज लगा दे कि इन्होंने मेरे साथ बदतमीजी की है, मुझे पानी लेने, खाना लेने, घर लेने, किसी भी चीज से मना करा है, और ये FIR कर दें अगर जाके, तो तुरंत इनकी गिरफ्तारी होगी, बाद में सुनवाई होगी। यही वाला मामला देखा गया था डोमेस्टिक वायलेंस के केस में। जब हम लोग वहां चलेंगे उसको भी करेंगे कि किस तरह से उसका कुछ महिलाओं के द्वारा गलत यूज किया गया, तो बाद में उसको भी संशोधित करके क्या किया गया कि अब पहले इन्वेस्टिगेट होगा, बाद में क्या होगी, गिरफ्तारी होगी। ये बाद में इसमें भी हुआ है, लेकिन अभी हम लोग बार बार बोल रहे हैं 1989 का पढ़ रहे हैं, तो उस टाइम पे जो हुआ था उसकी बात कर रहे हैं। क्लियर है ये बात? यस मैम। अग्रिम जमानत का प्रावधान किया गया है, पहले से जमानत हो सकती है, अग्रिम जमानत का प्रावधान किया गया है। और क्या किया गया है इस एक्ट में, वो भी देख लेते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है? यस मैम। ये 2015 में क्या हुआ? जो अभी आपके 89 का जो केस है, इसमें बता रही हैं, जो अत्याचार निवारण अधिनियम 1989, हाँ इसी के तहत ये पॉइंट बता रहे हैं मैम कि जो तुरंत गिरफ्तारी है, ये हाँ पॉइंट बात कर हाँ, रहे हैं। अग्रिम जमानत का निषेध किया गया, पहले से जमानत नहीं ले सकते हैं। अग्रिम मतलब होता है पहले, ठीक है। तो ये नहीं है कि आप किसी के साथ, हमने देखो देखा क्या जाता था गांव वगैरह में कि जैसे ये एक दलित का घर है, ठीक है, और ये बाकी पूरा गांव है, तो ये लोग मीटिंग करते थे और इसको एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करते थे। पहले ही जाके क्या करते थे, थाने में बात कर कर अपना वकील तैयार कर कर अपनी अग्रिम जमानत, यानी मतलब पहले से ही जमानत के पेपर तैयार करवा लेते थे और इसके साथ मिसबिहेव करते थे। उसके बाद ये जैसे ही रिपोर्ट करता था, जाके FIR करता था, तो ये छूट के तुरंत आ जाते थे और उसके बाद इसको और ज्यादा एक्सप्लॉइट करते थे। तो ये क्या होता था कि इसको संभलने का टाइम नहीं मिलता था, ठीक है। तो अग्रिम जमानत यहाँ पे मना कर दी गई कि यहाँ पे अग्रिम जमानत नहीं होगी। क्लियर है ये बात? यस मैम। ओके गुड। फिर बात करते हैं 2015 की। पार्लियामेंट ने क्या करा, इस कानून में संशोधन किया। सिंपल सी बात समझिएगा, 1989 में 3 पॉइंट्स हमने देखे हैं। SC ST के अंदर जो अत्याचार घोषित किया गया है, वैसे सब्जेक्ट्स 22 होंगे, ठीक है, जिन्हें संघीय अपराध माना जाएगा। ऐसे व्यक्तियों के लिए तत्काल गिरफ्तारी का प्रावधान होगा। कोई कुछ कह रहा है? नहीं मैम। ओके। और अग्रिम जमानत नहीं दी जाएगी, तुरंत गिरफ्तारी भी हो जाएगी, और गिरफ्तारी के लिए आपको क्या है, जमानत भी नहीं मिलेगी तुरंत वाली, ठीक है। लेकिन 2015 अब ये क्या हुआ, संशोधन हुआ, पार्लियामेंट ने किया। जब भी आपको ये लगाया जाता है, इसका मतलब होता है पार्लियामेंट, जब ये डबल लगाया जाता है तो मतलब होता है प्रेसिडेंट, ठीक है। अपने नोट्स को शॉर्ट करने का तरीका होता है। तो इसमें जो अपराधों की संख्या 1989 में कितनी थी, 22, इसमें कर दी गई 47। यहाँ तक बात क्लियर है? मतलब अपराधों की संख्या को बढ़ा दिया गया, ठीक, क्लियर। यस। क्या किया गया कि एट अ टाइम क्या करना है, त्वरित सुनवाई।
तुरंत, अगर ऐसा नहीं है कि आज आओ कल आओ, आज ये नहीं है कल वो नहीं है, तात्कालिक सुनवाई का प्रावधान किया गया, क्योंकि ये वाला प्रावधान हमने पहले नहीं पढ़ा था, है ना, ये इसमें ऐड किया गया, पहले वाला भी चल रहा था, सब्जेक्ट चेंज किए गया, त्वरित सुनवाई यानी एट अ टाइम आपको कार्रवाई करनी पड़ेगी, ये चीज क्लियर हो गई। यस मैम। इसके बाद जो सुप्रीम कोर्ट है उसने 2 प्रावधानों को रद्द कर दिया। कौन कौन से 2 प्रावधान? एक्चुअली देखिए 2015 की हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं 1989 की। तो इसमें देखा गया कि अब एससी अब इतने भी कमजोर नहीं रह गए हैं, ये सब जानते हैं, ठीक है, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग है और पॉलिटिकली भी स्ट्रांग है वो। तो देखा गया कि हरिजन होने की वजह से, हरिजन शब्द किसने यूज किया था दलित के लिए? गांधी जी ने। वेरी गुड, गांधी जी ने यूज किया था, ठीक है। तो और ये 19 जो आपका 32 पूना पैक्ट हुआ था अंबेडकर जी के साथ, उसके बाद ही हरिजन शब्द को ये लेकर आया था, यानी हरि के जन, और ये दलितों के साथ बैठ के खाना पीना खाने लगे थे। मॉडर्न हिस्ट्री में करेंगे इसको हम लोग कि अंबेडकर जी क्या चाहते थे? अंबेडकर जी चाहते थे कि इनको अलग से क्या मिल जाए, निर्वाचन मंडल मिल जाए, और गांधी जी ऐसा नहीं चाहते थे। इसी को लेके प्रॉब्लम चल रहा था, लेकिन अंबेडकर जी ने गांधी जी की बात मानी, और क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। ये सब हम लोग मॉडल हिस्ट्री में करेंगे डिटेल में। तो हरिजन जो थे ना, वो क्या करते थे कि जैसे कि मतलब पावरफुल है, कम्युनिटी में है, तो उन्होंने किसी जनरल या ओबीसी का क्या करा, कोई प्रॉपर्टी रख लिया, शॉप कब्जा कर लिया, किसी को मार पीट लिया, और जाकर सबसे पहले एफआईआर कर दिया। अब एफआईआर करा तो इसको तुरंत क्या करा जाता था? कैच कर लिया जाता था, ठीक है। और उसके बाद इनको मौका भी नहीं दिया जाता था, क्योंकि हमने बात की है कि इनको पहले से क्या नहीं मिलेगी, त्वरित जमानत भी नहीं मिलेगी, अग्रिम जमानत भी नहीं मिलनी थी इनको, और एट अ टाइम गिरफ्तारी हो जाती थी। तो इस चीज का 2015 में देखा गया, यानी 90, 2000 और उसके मतलब 25-30 सालों में देखा गया कि इस चीज का मिसयूज हो रहा था। तो यहाँ पर इन 2 प्रावधान जो 1989 के थे उनको बदल दिया गया, और कहा गया कि जनता के दबाव में, जैसे कि क्या कहा गया कि तात्कालिक जो आपकी गिरफ्तारी है ये खत्म हो जाएगी, एट अ टाइम जो आपकी गिरफ्तारी है वो नहीं की जाएगी, और दूसरा अग्रिम जमानत को भी परमिशन दे दी गई थी, बट पॉपुलेशन जो प्रेशर था इनके ऊपर, उसकी वजह से उनको इन्हें रद्द करना पड़ा था, और पुनः उसको 1989 के प्रावधान को लागू करना पड़ा। क्लियर है ये बात? यस मैम। सिंपल सी चीज है कि माना जाता है कि जो दलित है, दलित के साथ इतना सप्रेशन हुआ है कि रिजर्वेशन भी इनको किस लिए दिया जा रहा है? ये उनका मुआवजा है, कंपनसेशन है, ये इनको क्या है, कोई मतलब हम नहीं दे रहे हैं, कोई इनके साथ मतलब कोई अनोखा काम नहीं कर रहे हैं, इनको इतना सप्रेस किया गया है कि ये जो हो चुका है अब ये हम उसका मुआवजा भर रहे हैं, किसके? रिजर्वेशन के रूप में। आर्टिकल 16 जरूर पढ़िएगा, बहुत अच्छा आर्टिकल है वो, बहुत डिटेल में करवाया भी है मैंने। फिर आर्टिकल 17 भी देखिए कितना डिटेल में है ये हमारा, ये भी हमसे क्या कह रहा है कि दलित, अच्छा देखिए, जनता का दबाव 2015 में क्यों हुआ होगा, ये बात मुझे बताइए, और इसको क्यों वापस लेना पड़ा होगा? अग्रिम जमानत और एट अ टाइम गिरफ्तारी, ये दोनों पॉइंट हमने देखे हैं, और दोनों को ही रद्द करने की बात करी गई 2015 में। इसको रद्द किया गया, लेकिन जनता का प्रेशर पड़ा और इसको वापस करना पड़ा। तो अभी हमारे वहां यही प्रावधान है, बताइए ऐसा क्यों किया गया होगा? अत्याचार बढ़ गया होगा। मैंने आपसे अभी एक बात कही है कि जहां पर ये कम्युनिटी में होते हैं, ठीक है, जहां पर ये फाइनेंशियली इंप्रूव होते हैं, और जहां पर ये पॉलिटिकली इंप्रूव होते हैं, यहाँ तक की तो बात ठीक है, लेकिन अभी भी इनका जो रेशियो है वो बहुत ही मिनिमम है ना। और अत्याचार बढ़ने की बात ये है कि अगर ऐसा होता तो देखो हर दोनों तरह के एस्पेक्ट्स हमको देखे जाते हैं, लेकिन हमारे वहां जो टॉप पोजीशंस है ना, वो सबके सब जनरल ओबीसी के पास आपको मैक्सिमम मिल जाएंगी। तो जो सेपरेशन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाता, माना कि कुछ हरिजन ऐसे रहे हैं जिन्होंने ये एक्टिविटी की है, उसका मिसयूज किया है, ठीक, लेकिन
कुछ के चक्कर में हम एक बड़ा तबका नहीं छोड़ सकते। कहते हैं ना कि 100 गुनहगार छूट जाए लेकिन एक निर्दोष को फांसी नहीं होनी चाहिए। क्यों कही जाती है ये बात? ये बिल्कुल वही वाली बात है, इसीलिए इसके जनता का दबाव था और इनको ये चीज वापस लेनी पड़ी। क्लियर है यहाँ तक? आर्टिकल 17 समझ में आया है कि नहीं आया है? आ गया, अच्छे से आ गया? बिल्कुल अच्छे से आ गया। उपाधियों का निषेध, यानी जो आपके टाइटल्स हैं उनको क्या किया गया? आर्टिकल 18 पे हम लोग आते हैं, ठीक है। उपाधियों का अंत, आर्टिकल 18 हमसे कहता है उपाधियों का अंत। उपाधियां क्या होती हैं बताइए? जैसे पहले अंग्रेज दिया करते थे, कोई राय बहादुर, कोई बहादुर, जैसे नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने, है ना। यस मैम। केसरी हिंद की उपाधि त्याग दी थी गांधी जी ने। वैसे ही राजा महाराजाओं को अलग अलग टाइटल दिए जाते थे। रायसेन टाइटल ले लिया, सूरवीर टाइटल ले लिया, ठीक है। उसके बाद वो क्या करते थे? सेपरेशन स्टार्ट कर देते थे। लेकिन जब हमने ये चीज कहाँ पे देखी थी? आजादी के टाइम पर। उसके पहले ही लीडर्स ने देखा कि ये चीज क्या होती है, मिसअंडरस्टैंडिंग पैदा कर देती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन पैदा करती है। तो इन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह की उपाधियां नहीं लेगा। अच्छा, मुझे लगता है कि उसी समय पर इनको ये भी मना कर देना चाहिए था कि कोई अपने नाम के आगे अपना कास्ट नहीं लगाएगा। क्योंकि अगर आप कहीं पर आप ये एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि हमें कास्टिज्म को रोकना चाहिए, और दूसरी तरफ आप हमें परमिशन दिए हैं कि हम अपने नाम के आगे सिंह, ठाकुर कुछ भी लगा सकते हैं। सोच के देखिएगा कि जब आपकी कॉपी आती है यूपीएससी की या आप कोई भी एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर आपका नाम नहीं पूछा जाता आपसे, वहां पे आपका रोल नंबर होता है। रोल नंबर इसीलिए होता है कि कॉपी चेक करने वाले टीचर अगर किसी पर्टिकुलर कास्ट या कम्युनिटी को तो बिलोंग कर ही रहा होगा, तो वो उसके साथ कुछ मतलब फेवर में ना चला जाए। समझ रहे हैं? तो मुझे लगता है कि जब उपाधियों का अंत किया गया था, मेरा पर्सनल व्यू है, तो उस समय नाम के आगे कास्ट लगाने का भी प्रोसेस खत्म कर देना चाहिए था। आप लोगों को नहीं लगता है ये? शायद कास्टिज्म और जल्दी खत्म हो जाता देश में। अभी अभी तो फिलहाल नहीं ही होगा, ये तो हम सबको पता है। सोच के देखिएगा इस बात के ऊपर कि अगर आपको सिंह, ठाकुर, पंडित, ब्राह्मण के नाम से डिनोट ना किया जाए तो कितना बेहतर होता, और ये रिजर्वेशन जैसी चीज भी शायद जल्दी खत्म हो जाती। अभी तो फिलहाल हम लोग इसी में फंसे हुए हैं, और कोरोना आने के बाद तो और भी पीछे चले गए, कुछ नहीं तो राजनीति ही सही। तो राज उपाधि नहीं देगा, राज जो होगा आपको किसी भी तरह की उपाधि नहीं देगा, ठीक है। पहला लाइन तो यही क्लियर कर लो कि राज किसी भी तरह की उपाधियां नहीं देगा। शैक्षिक और सैनिक कौन सा? अब एजुकेशनल तो दे सकता है ना, क्यों? यस मैम। सैनिकों को मेडल मिल सकते हैं। कोई अगर देश के लिए कोई अच्छा काम कर दे तो उसके लिए हमारे यहाँ पद्म श्री, पद्म भूषण और इस तरह के बहुत सारे क्या है टाइटल्स दिए हुए हैं। तो वो एक देना अलग है, लेकिन उपाधियां जो राजा महाराजा लेते थे वो नहीं दी जा सकती हैं। क्लियर है ये बात? और यस मैम। एक चीज ये भी कही, जो आपका स्टेट है, जो आपका स्टेट है वो कोई भी टाइटल नहीं देगा। और यहाँ भी कहा गया कि कोई फॉरेनर से टाइटल नहीं लेगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि महारानी विक्टोरिया की उपाधि लेकर आप यहाँ पे आ जाओ। ना तो हम टाइटल देंगे और ना तो हम टाइटल रिसीव करेंगे। ये बात क्लियर है आर्टिकल 18 की? यस मैम। आर्टिकल 18 की बात बिल्कुल क्लियर रखिएगा कि हम किसी भी विदेशी से ना तो टाइटल लेंगे ना टाइटल देंगे, और ना ही राज किसी को टाइटल देगा और ना किसी से टाइटल लेगा। ये बात क्लियर है? यस मैम। लेकिन इसके कुछ प्रोविजन बताए गए हैं, अभी लिंक आएगा ज्वाइन कर लीजिएगा। इसके कुछ प्रोविजन बताए गए हैं कि भारत में लाभ का पद धारण करने वाला, यानी कोई अगर प्रॉफिट की पोजीशन पर है तो वो क्या करेगा? भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी
विदेशी राज्य से उपाधि ले सकता है, लेकिन भारत के प्रेसिडेंट की अनुमति से। ठीक है, मान लो कि कोई साइंटिस्ट है और उसे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है और वो इंडियन है, और अगर उसने अच्छा काम जाकर फॉरेन में किया है तो उसको अगर कोई टाइटल दिया जाता है तो वो तो उसके पर्टिकुलर स्किल्स को प्रेजेंट कर रहा है ना। तो अभी जैसे कबड्डी में कौन जीता है, नाम मुझे ध्यान था, मैंने दिया भी था आपको, अभी याद नहीं आ रहा है, उनको देखो गोल्ड मेडल मिला हुआ है। ठीक है, तो भारत में कोई लाभ का पद है, कोई विदेशी अगर आपको कोई टाइटल देता है, टाइटल मतलब वो जस्ट लाइक क्या होता है, अवार्ड होता है, लेकिन उसको भी आप प्रेसिडेंट की अनुमति के बगैर नहीं ले सकते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, भारत रत्न है, जैसे भारत रत्न है और ये पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, तो इनको भी राष्ट्रपति की अनुमति चाहिए इनके लिए। हाँ ये देखिए ना, जब ये दिए जाते हैं तो शॉर्टलिस्ट किया जाता है। यस मैम। ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है, ये राजीव गांधी के टाइम पर स्टार्ट हुआ था, कैसे हुआ था जब वहां पहुंचेंगे तब बात करेंगे। फिर ये बंद किया गया क्योंकि फिर देखा गया कि मतलब जो कांग्रेस थी वो अपने लोगों में ही बांटना स्टार्ट कर देती है, फिर उसको रोका गया, फिर से स्टार्ट करा गया, क्राइटेरिया चेंज किए गए, पद्मश्री, पद्म भूषण, इन सब की बात अभी हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल क्लियर है कि भारतीय नागरिक या भारत में लाभ का पद धारण करने वाला विदेशी पद लाभ उपहार ले सकता है, लेकिन प्रेसिडेंट की अनुमति से। लेना और देना दोनों ही। और ये पैर क्यों काट रहे हो, जाओ यहाँ से, जाओ। लेना और देना दोनों किसके ऊपर डिपेंड करेगा आपका, प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट। की अनुमति पे। ये बात क्लियर है आर्टिकल 18 की। देखिए आर्टिकल हमारे बहुत धीमे धीमे चल रहे हैं, मुझे भी पता है, लेकिन आर्टिकल धीमे ही मुझे करवाना है क्योंकि डिटेल में करवाना है। ठीक है, तो ये धीरे सही धीरे चल ही रहे हैं, चलेगा। क्या हुआ? सही चल रहे हैं। हाँ, अभी जैसे कि गांधी जी की बात आती है ना, गांधी जी को क्या कहा जाता है, फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। राष्ट्रपिता, यस मैम। हाँ, राष्ट्रपिता कहा जाता है, लेकिन याद रखिएगा संविधान में इनको कोई भी ऐसा बैकग्राउंड नहीं दिया गया है। हम कहते हैं राष्ट्रपति इनको माना जाता है, सॉरी राष्ट्रपिता इनको माना जाता है, हम लोग कहते भी हैं, लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बात करेंगे तो ये बैकग्राउंड इनका नहीं है। क्लियर है? जी। क्योंकि राज्य में उपाधि देना मना है, लेकिन संस्था, कोचिंग, समाज इत्यादि दे सकते हैं। सोशल वर्क की फील्ड में दे दिया, एनजीओ को दिया जाता है, कोई अच्छा टीचर है उसको दे दिया जाता है, कोई प्रोफेसर को, कोई डॉक्टर को दिया जाता है, तो वो उनके पर्टिकुलर क्षेत्र है और वो उनकी उपाधि नहीं है। याद करिएगा, कोई व्यक्ति क्या पीएचडी किया हुआ है, उसके नाम के आगे डॉक्टर लग गया है, तो वो उसकी उपाधि नहीं है, वो उसकी डिग्री है। ठीक है, ये बात तो मान रहे हैं कि वो उसकी उपाधि नहीं है, वो उसकी डिग्री है। वो अपने घर के बाहर अगर इसको लगता है तो उसके अंदर वो स्किल्स हैं, है ना, उसने अपनी कैपेबिलिटी के ऊपर उसको क्या करा है, अचीव किया है। तो हम किसी की इक्वालिटी की बात हम करते हैं और हम ये भी कहते हैं कि हम किसी के स्किल्स को सप्रेस नहीं कर सकते। बात क्लियर है यहाँ तक? जैसे कि अगर कोई सैनिक है, सैनिक को कौन सी उपाधि दी जाती है, परमवीर। परमवीर उपाधि। ठीक है, परमवीर उपाधि दी जाती है सैनिक को। तो कोई इसको पर्टिकुलर कास्ट, कोई डायनेस्टी या कोई रिचनेस के कारण तो नहीं मिला है, इसको इसके स्किल्स के ऊपर मिला है, क्योंकि इसने काम अच्छा करा है इन्होंने, इसलिए मिला है। क्लियर है? यस मैम। आर्टिकल हम लोगों ने 12 किया था और आर्टिकल 12 में हमने उस बैकग्राउंड को क्लियर किया था कि कौन सी मतलब कौन कौन सी पोजीशंस भारत में है हमारी। याद है आर्टिकल 12? चले जाओ अब, निकलो। ठीक है, तो आर्टिकल 12 में, तो आर्टिकल 12 में हमारा जो प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, एमपी, एमएलएज हैं, तो ये लोग जो अगर किसी पोजीशन पर हैं तो ये कौन सा होगा, ये सैलरी ले रहे होंगे कि नहीं ले रहे होंगे?
यस मैम। तो ये क्या माना जाएगा, लाभ का पद माना जाएगा। ठीक है, ओके। अगर आपसे पूछा जाए लाभ का पद क्या होता है, अब आपको पता है कि अगर कोई व्यक्ति सैलरी सरकारी ले रहा है तो वो किसी दूसरे काम में भी इन्वॉल्व नहीं हो सकता है ना। जी। ये बात याद रखिएगा। तो आर्टिकल 12 में जो जो चीजें बताई गई है। कुसुम जी, आपका मीडियम कौन सा है, हिंदी या इंग्लिश? कुसुम जी, आपका मीडियम कौन सा है? हिंदी। ओके, ठीक है। पार्लियामेंट ने लाभ का पद 2006 अधिनियम पारित किया है। इसमें 56 पद अपवाद रखे गए हैं। ठीक है, अभी देखिएगा, जो आर्टिकल 12 का बैकग्राउंड हमने देखा था वो इन सब में देखा था, और अभी इन्हीं में हम एग्जेप्शंस देख रहे हैं। एग्जेप्शंस की बात करते हैं। लाभ का पद अधिनियम कौन सा है, 2006। इसमें 56 पदों को क्या कर दिया गया कि अगर आप इस पोस्ट पर हैं तो आप लाभ के पद पर नहीं हैं। ठीक है, क्या है, लाभ के पद पर नहीं है। अब लाभ के पद पर कौन कौन से पद नहीं आते हैं, बताइए। पहली चीज तो लाभ के पद में 2006 है, ये याद रखिएगा। इसमें आपके प्रेसिडेंट नहीं आएंगे, वाइस प्रेसिडेंट नहीं आएंगे, एमपी नहीं आएंगे, मिनिस्टर्स नहीं आएंगे, एमपी नहीं आएंगे, मेंबर्स ऑफ ये भी नहीं आएंगे, एमएलए, लेजिस्लेचर असेंबली। ठीक है, ये सब लाभ के पद पे नहीं आएंगे। और आर्टिकल 12 क्या था, जरा बताइए मुझे। राज्य को परिभाषित करता है। हाँ, राज्य को परिभाषित करता है। हाँ, वो राज्य को परिभाषित करता है। ठीक है, ये वाली बात क्लियर है कि ये लोग लाभ के पद पे नहीं आते हैं। राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है, 5 लाख रुपए होता है शायद अप्रोक्सीमेट, और रहना 5 लाख वाला रुपए, है 5 लाख रुपए पर मंथ। पर मंथ 5 लाख होता है। उसके बाद भी प्रेसिडेंट की सैलरी को लेकर 2 साल पहले विवाद चल रहा था कि उनकी सैलरी बढ़ानी चाहिए। बताओ प्रेसिडेंट को ऐसा कौन सा काम होता है, हद है। क्योंकि 5 लाख रुपए पर मंथ जो है बहुत होता है। और उसके बाद क्या है, 5 लाख के साथ उनको सारी फ्री सर्विसेज मिलती हैं जब तक वो अपने पद पे रहते हैं। ठीक है, और लाभ का पद धारण करने वाले विदेशी, अर्थात वो व्यक्ति जो विदेशी तकनीकी का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए भारत सरकार द्वारा हायर किए जाते हैं। ठीक है, उनको भी हम पर्टिकुलर किसी स्पेशलिटी के लिए दे सकते हैं। जैसे गुजरात ट्रेन, मेट्रो ट्रेन को बनाने के लिए क्या कोच बुलाए गए थे, कोच बनाना था। ठीक है, तो इनको भी हमने हायर किया था। तो अगर कोई स्पेशलिस्ट को हम हायर कर लेते हैं, मान लो कोविड-19 के टाइम में हम ऐसे किसी फॉरेनर डॉक्टर को हायर कर लेते हैं, ठीक, तो ये सब क्या है, उनको हम पर्टिकुलर कोई भी मतलब एक उपाधि दे सकते हैं, जस्ट लाइक का टाइटल या अवार्ड। क्लियर है, बात क्लियर है? यस मैम। यस मैम। समझ में आ रही है पॉलिटी? आ रही है। इतना डिटेल में कोई पॉलिटी नहीं करवाएगा, सीरियसली बता रहे हैं। एक एक आर्टिकल को इतनी देर देर तक डिस्कस इसलिए कर रहे हैं जिससे अच्छे से आप लोग समझ लो। यहाँ से प्री मेंस दोनों का लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है, यस मैम। 1954 भारत रत्न, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये सारी पद्म भूषण, ठीक है, पद्म और पद्मश्री, इनकी शुरुआत की गई थी। मैंने बताया था ना अभी कि इनकी शुरुआत की गई थी। ऑब्वियसली इस टाइम पर गवर्नमेंट किसकी थी, कांग्रेस की थी। ठीक है, ये बात क्लियर हुई है? क्यों? यस मैम।
1954 में भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री की शुरुआत हुई थी, ये बात मैंने आपको बताई है। इसका विरोध किसने किया था? जेपी कृपलानी ने। इसका विरोध किया था जेपी कृपलानी ने। इस समय गवर्नमेंट थी कांग्रेस की, ठीक है। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री की शुरुआत की गई थी। नेहरू संविधान सभा के अध्यक्ष थे उसमें, याद रखिएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे उस समय? नेहरू जी थे, ठीक है। ये यहाँ से शुरू किया गया, विरोध किया गया, कोई खास रिजल्ट निकलने वाला था नहीं। लेकिन जब गवर्नमेंट चेंज होगी 1978 में, तो तब यहाँ पर नॉन कांग्रेस की सरकार आ जाएगी, गैर कांग्रेसी सरकार आ जाएगी। किसकी? जनता पार्टी की, याद रखिएगा, जनता पार्टी आ जाएगी। और वो क्या करेगी? इस उपाधियों को बंद कर देगी। कौन कौन सी? भारत रत्न, और कौन सी बताई मैंने? पद्म विभूषण, पद्म भूषण, ठीक है, पद्म भूषण और पद्मश्री, ठीक है। ये जो 4 उपाधियों की शुरुआत की गई थी, इसका जेपी कृपलानी ने विरोध किया था। लेकिन उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, कांग्रेस ने ही इसको स्टार्ट किया था। उस समय नेहरू जी संविधान सभा यानी कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के प्रेसिडेंट भी थे, तो ये चीज लागू हो गई थी। क्या हुआ? ये भारत रत्न है, पद्म विभूषण है, ये उपाधि तो है नहीं है। क्या? भारत रत्न है, पद्म विभूषण, पद्म श्री, ये सब उपाधियां नहीं है, ये तो अवार्ड है। अरे पूरी बात तो सुनिए, कब आई कब गई, फिर आएगी ना, तो पूरी बात तो सुनिए, वहां तक पहुंचिए पहले। भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री की शुरुआत हुई थी 1954 में। जेपी कृपलानी ने इसका विरोध किया था। नेहरू जी की गवर्नमेंट थी उस समय, वो कांग्रेस की जो है गवर्नमेंट थी, और कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली के जो प्रेसिडेंट कौन थे? नेहरू जी थे, ठीक है। और ये कब हुआ था फिर? 1978 में ये वाली फिर से गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, आपको पता होगा, गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। उसके बाद क्या होता है? 2 साल बाद, ठीक है, तो वो क्या करेंगी? इन सबको क्या करेगी? बंद कर देगी। लेकिन फिर से 1980 में कांग्रेस की सरकार आती है। इकोनॉमिक्स में जब हम लोग पढ़ेंगे 5 ईयर प्लान, तो आपको पता चलेगा कि कांग्रेस की सरकार कैसे आई, कैसे गई, उसमें गैप कितना था, ठीक है। तो 1980 में फिर से आएगी कांग्रेस की सरकार और इसको पुनः लागू कर देगी। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ 1957, एक्सेप्टेबल था। 1978 रद्द कर दिया गया, डिनाई हो गया, ठीक है। और फिर 1980 में फिर से इसको एक्सेप्ट कर लिया गया। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? यस मैम। एक केस होता है आपका 1996 में, केस का नाम भी याद रखिएगा। एक केस होगा आपका 1996 में। कौन सा केस है? उपाधियों से संबंधित। उपाधियों से संबंधित आपका एक केस होगा जिसका नाम होगा बालाजी राघवन, ठीक है। बालाजी राघवन वीएस भारत संघ। केस का नाम लिख लीजिएगा, बालाजी राघवन, ठीक है। कब हुआ था? 1996 में। क्लियर है ये बात? बालाजी राघवन। हाँ, राघवन। उपाधि की बात की गई, सम्मान की बात की गई। मैंने आपको अभी बताया है कि उपाधि जो है स्वार्थपूर्ण है, मतलब ये सेल्फिश मानी गई है कि आप क्या हैं, ये सेल्फिश मानी गई है। कहा गया है कि आप अगर कहीं पर हैं, आप किसी प्रीशियस पोस्ट पर है या पीछे है, आप राजा है,
तो इसको बैड माना गया है। ये किसी की इनकम को, किसी के पावर को डिनोट करती है। तो इसको उपाधि नहीं कहकर हम रिस्पेक्ट बोलते हैं, सम्मान बोलते हैं, अवार्ड बोलते हैं, और इसको अच्छा माना गया है क्योंकि ये पर्टिकुलर किसी व्यक्ति के स्किल्स को अप्रिशिएट करने के लिए होती है, किसी व्यक्ति के पर्टिकुलर काम को अप्रिशिएट करने के लिए होती है। क्लियर है बात ये? तो ये योग्यता के आधार पे दी जाती है। समझ में आ गई बात? हाँ, कहाँ गए भाई आप लोग? है तो योग्यता यानी कैपेसिटी आपकी क्या है, और कंट्रीब्यूशन यानी आपके योगदान क्या है। क्लियर है? यस मैम। तो सिंपल सी बात है कि भारत रत्न से लगाकर जितना भी है ये सब आपके क्या हैं? सम्मान है, ना कि टाइटल। क्लियर है? यस मैम। आर्टिकल 17 क्लियर हुआ? सॉरी 18। यस मैम। अच्छे से समझ Yes, में आ ma'am. गया ना? कोई पूछेगा अंधेरे में भी उठा के तो बता लीजिएगा कितने अच्छे से समझा रहे हैं, रिवीजन करते हुए चलिएगा इसका। Yes, ma'am. ठीक है, अब हम लोग आते हैं फंडामेंटल राइट के अगले टॉपिक पे, जिस पर आर्टिकल होंगे 19। 19 से हम लोग देखेंगे कहाँ तक के? 22 तक के। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक जाना है? 19 से 22 तक। तो आर्टिकल 19 आज हम लोग खाली उठाएंगे क्योंकि आर्टिकल 19 में ही टाइम लग जाएगा। आर्टिकल 19 क्या कहता है? अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अधिकार है ना, क्योंकि हमने बात की थी कि आर्टिकल 19 to 22 क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार, राइट ऑफ फ्रीडम की बात की थी। और इसमें सबसे पहली बात हम कर रहे हैं आर्टिकल 19 की, तो इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात की जाती है। ठीक है, तो ये कितने प्रकार के हैं बताएगा कोई? 6 प्रकार के। कितने? 6 प्रकार के। वेरी गुड, 6 प्रकार के हैं ये। ठीक, कौन कौन से? बोलने की स्वतंत्रता, घूमने की स्वतंत्रता, और शांतिपूर्ण सम्मेलन करने की स्वतंत्रता, संगठन बनाने की स्वतंत्रता। हाँ, ये आपके 6 तरह के होंगे। ठीक है, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए, यही है ना? दूसरा कौन सा है? यस मैम। 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी, यही पढ़ते हैं ना इनको? जी जी। फिर क्या आएगा? 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी। ठीक, फिर कौन सा आएगा हमारा? कौन सा आएगा? डी आएगा। कहाँ चले जाते हैं आप लोग? ये डी है। ठीक है, डी ही आएगा। और फिर आ जाएगा आपका 19 क्लॉज 1 क्या आएगा? एफ। देखिए पहले कई सारे थे। 19 क्लॉज सब क्लॉज ए था, बी था, सी था, डी था, ई था, एफ था, आई था और जी था। ठीक है, इसमें जो है आपका 19(1) क्लॉज एफ ये सस्पेंड कर दिया गया है। ठीक, अब कितने बचे हैं? 6 बचे हैं। तो लास्ट वाला कौन सा है हमारा? डी जी के बाद पर। हमारा ई है। 19 क्लॉज 1 ई, और लास्ट है हमारा कौन सा? जी। लास्ट बताइए। जी है। तो ये 6 के 6 हैं। पहले तो आप इनको कर लीजिए, और एफ वाला सस्पेंड हो गया है, पहले 7 थे। ठीक है, पहले कौन सा था? 7 था, और अब वो क्या हो गया है? सस्पेंड हो गया है। क्लियर है? कौन सा सस्पेंड यस हुआ मैम। है? एफ वाला सस्पेंड हो गया है।
चलिए एक एक को करते हैं, आर्टिकल लिखते चलिए ना, क्योंकि जो नोट्स आपके अपने बन जाएंगे ना, इतना तो बहुत हो जाएगा। 19(1)(a), ठीक है। इसमें क्या है बताइए। बोलने के विचार एवं अभिव्यक्ति की विचार की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है ना। यस मैम। ठीक है, तो मतलब इसका क्या निकला कि आप कहीं पर भी जा सकते हैं, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। यही तो मतलब निकला यस इसका। इसमें यस मैम। 8 प्रकार की स्वतंत्रता दिया हुआ है। कितने प्रकार की स्वतंत्रता दी हुई है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, फ्रीडम ऑफ स्पीच में? 8 प्रकार प्रकार की। की। ठीक, 8 प्रकार की कौन कौन सी है कि भारत की संप्रभुता और अखंडता को बनाए रखना है। आपको बोलने की तो स्वतंत्रता है, लेकिन आपको ऐसी कोई स्वतंत्रता नहीं है कि आप देश के खिलाफ चले जाएं। ठीक, तो जिससे किसी किसी की संप्रभुता को ठेस पहुंचे या सम्मान को ठेस पहुंचे, ऐसा नहीं बोल सकते। हाँ, अभी जैसे कि डीयू का केस हुआ था, याद होगा, यस मैम, थोड़ा है थोड़ा। ना। पहला क्या है कि संप्रभुता और अखंडता को बना के रखना, आप देश को तोड़ने की बातें नहीं कर सकते हैं। राज्य की सुरक्षा, आप बोलिए, लेकिन याद रखिए कि आप अगर राज्य की सुरक्षा के विरोध में जाएंगे तो योगी जी साफ कहते हैं कि फिर हमसे बुरा कोई नहीं, है ना। योगी यस जी का मैम। डायरेक्ट स्टेटमेंट आता है, याद होगा। जी मैम। आप अपनी फ्रीडम का यूज करिए, लेकिन अपनी फ्रीडम का मिसयूज मत करिए। और अगर आप कभी भी नेशन के एंगेज में जाएंगे, स्टेट के एंगेज में जाएंगे, तो आप उस क्राइटेरिया से बाहर हो जाएंगे और राज्य आपको पनिशमेंट देगा। ठीक है। विदेशी राज्यों के साथ अपने संबंधों को अच्छा बनाना, यानी विदेशी राज्यों से मित्रतापूर्ण संबंध रखना। ऐसा नहीं है पाकिस्तान वाला रिलेशन नहीं चाहिए हमको कि यहाँ से बमबारी चलती जा रही है, ठीक है, वो नहीं। क्या करना है विदेशियों के साथ, मतलब विदेशी देशों के साथ क्या करना है, मित्रतापूर्ण संबंध बनाना है। अब देखिए, अगर हमारे वहां के नागरिक दूसरे देशों में जाकर कोई भी मिसबिहेव करेंगे तो उसमें पूरे भारत का छवि खराब होता है, होता है। अब बिल्कुल। पूरा पाकिस्तान हमारे ऊपर बमबारी नहीं करता है, वहां के कुछ लोग करते हैं, लेकिन हमारी दुश्मनी हम किससे डिनोट करते हैं कि पाकिस्तान से है, ना कि पाकिस्तान के कुछ पर्टिकुलर पर्सन से। ऐसा तो हम कभी नहीं बोलते। हमारा स्टेटमेंट आता है कि पाकिस्तान ने आतंकवाद को बढ़ावा दिया, पाकिस्तान ने हमारे वहां बम तोड़ दिया, है ना। ऐसा ही होता है। तो विदेशी यस मैम। देशों के साथ अपनी मित्रतापूर्ण संबंध रखना, लोक व्यवस्था बना के रखना, पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक व्यवस्था, पब्लिक सिस्टम जो भी है हमारा, बसें नहीं फूकना है, हॉस्पिटल्स नहीं तोड़ने हैं, लोगों के बीच में अराजकता नहीं फैलानी है, हेट स्पीच नहीं देनी है। हेट स्पीच को तो इसी के तहत रोका जाता है ना, कि आपको हेट स्पीच नहीं देनी है, पर्टिकुलर धर्म के आधार पर स्पीच नहीं देनी है। क्लियर है ये बात। पांचवा हमसे कहता है सदाचार, यानी हमें अपना बिहेव अच्छा रखना है, हमें एथिकल रहना है, ठीक है। हमें नॉन एथिकल काम नहीं करने हैं, हमें एथिकल रहना है। छठा क्या कहता है, न्यायालय की अवमानना नहीं करनी है। छठा क्या कहता है, न्यायालय की अवमानना, मतलब न्यायालय के डिसीजंस जो आएंगे उनका हमें सम्मान करना है। क्लियर है। मानहानि की बात करते हैं। मानहानि का क्या मतलब है, मानहानि के मुकदमे होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज को भी ध्यान में रखना है। क्लियर है ये बात। और अपराध के लिए किसी को नहीं उकसाना है। 8 है लास्ट हमारा, क्या है, अपराध के लिए किसी को मोटिवेट नहीं करना है। दैट्स मीन्स कि किसी के घर में चोरी करने के लिए, मर्डर करने के लिए, बम फेंकने के लिए, इन सब के लिए हमें किसी को मोटिवेट नहीं करना। यहाँ तक की बात क्लियर है तो बताइए, आगे बढ़े।
बताइए कहाँ चले जाते हैं आप लोग? 7वां कौन सा है मैम? 7वां मानहानि का मुकदमा होता है ना, कि आप किसी के विरुद्ध में ऐसा नहीं कर सकते, किसी को अपमानित नहीं कर सकते हैं। कहते हैं ना कि आपने हमारे ऊपर गलत इल्जाम लगाए, हम आपके ऊपर मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं, है ना। 7वां है तो मानहानि, और अपराध के लिए किसी को नहीं उकसाना है। एक छूट रहा है मैम मेरा, 6वां। लोक व्यवस्था बना के रखना, न्यायालय की अवमानना, मतलब न्यायालय के डिसीजंस का सम्मान करना है। ओके मैम। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये नहीं करना है तो आपको वही करना है जाके, ऐसा नहीं है। अब हम लोग दूसरा देखते हैं 19(1) क्लॉज का सब क्लॉज बी। ठीक है, ये कितने तरह का है? तरह तो नहीं पता मैम कितने तरह का है। ये 2 तरह से हम इसको देखते हैं। जो हमारे सम्मेलन होते हैं ना, जो ऑर्गेनाइजर्स करते नहीं रहते, पॉलिटिकल पार्टीज हो गए, लीडर्स हो गए, एनजीओ हो गए, इस तरह के जो ग्रुप बनाते हैं, है ना। सम्मेलन मतलब होता है ना कॉन्फ्रेंस करना। यहाँ पर 2 सीमाएं हैं, 2 टाइप्स ऑफ बाउंड्रीज दी हुई है आपकी कॉन्फ्रेंस के ऊपर। आप जाकर विधानसभा के सामने प्रोटेस्ट करिए, लेकिन वायलेंस नहीं होना चाहिए। दैट्स मीन्स कि लोक व्यवस्था अस्त व्यस्त नहीं होनी चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? लोक व्यवस्था अस्त व्यस्त नहीं होनी चाहिए। दूसरा, भारत की संप्रभुता और अखंडता को बना के रखना है। ये नहीं कि आप वहां पर गए हैं और बम फोड़ना शुरू कर देते हैं, मारपीट चालू कर देते हैं। आपको विधानसभा हो गया, वहां पे जाके बैठ के प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, लेकिन आपको पता है वहां पे किसी भी तरह की अराजकता फैलाने का अधिकार नहीं है। क्लियर है? मतलब शांतिपूर्ण तरीके से गांधी जी के आइडियोलॉजी को फॉलो करिए और नॉन वायलेंस करते हुए अपनी बात को मनवाइए। बात क्लियर है? क्लियर हुई बात? यस मैम। तीसरा है सी। सी कितने प्रकार का है? सरकार मैंने पढ़ी नहीं मैम कभी अभी तक। हाँ मुझे पता है, ये आपकी लक्ष्मीकांत में भी नहीं दिया हुआ है। ये नोट्स नहीं हमारे मैम। लोगों की खुद की कोचिंग के, हमारे लोगों के टाइम के हैं। बहुत डिटेल में हम लोगों को ये चीजें करवाई गई थी, ये वो नोट्स हैं। संगठन बनाने पर 3 सीमाएं हैं। आप ऑर्गेनाइजेशन बनाइए, आपको संगठन बनाने का अधिकार है, ठीक है, लेकिन उसकी 3 सीमाएं हैं। कौन कौन सी हैं? बिल्कुल सिंपल सी वही 3 सीमाएं हैं। भारत की अखंडता और संप्रभुता का ध्यान रखिए, इंटीग्रिटी को फॉलो करिए और सॉवरेनिटी को फॉलो करिए। इन 2 बातों का ध्यान रखिए। सदाचार, कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं, एथिकल होना चाहिए। ठीक है, एथिक्स में हम लोग पढ़ेंगे तो। और लोक व्यवस्था को बना के रखना है, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं रोक देना है, पब्लिक प्रॉपर्टीज अस्त व्यस्त नहीं करनी है। क्लियर है ये बात? दूसरा मैम बताइए दूसरा। सदाचार। तीसरा। लोक व्यवस्था को बनाए रखना। ठीक है। ठीक है, यस मैम। अब हमको करना है डी। डी क्या कहता है हमसे? क्या मैम? डी 19(1) डी क्या कहता है? भ्रमण करने की स्वतंत्रता। आवागमन, यानी आने जाने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये यस डी मैम। नहीं है, हाँ ये डी ही है। और इसको जो है ई के साथ मिला के पढ़ा जाता है। ठीक है, मिला के कैसे पढ़े जाते हैं वो हम लोग आगे में देखेंगे, लेकिन डी और ई को मिला के पढ़ा जाता है। डी आपसे क्या कहता है कि आप सार्वजनिक हित में कहीं भी आ जा सकते हैं, है ना। और SC ST को भी राइट है कि वो भी कहीं भी आ जा सकता है, मतलब कहीं जाने का, कहीं आने का, वहां पे रोजगार करने का, घर लेने का, ये सब स्वतंत्रता है आपको। ठीक है, लेकिन वहीं पे 19(1) ई आपसे कहता है कि ये व्यवसाय पर सीमाएं लगाता है 2 तरीके से।
डी तो आपसे कह रहा है कि आप आइए जाइए करिए, लेकिन ई क्या कहता है कि राज्य के विरोध में लिए गए तकनीकी योग्यताएं निर्धारण कर सकता है। ठीक है, तो राज्य क्या करेगा, राज्य के द्वारा किसी व्यवसाय के लिए तकनीकी योग्यताएं निर्धारण करी जा सकती हैं। क्लियर है ये बात? ये हम लोगों ने 16 में भी देखा था। इसको एक बार लिखवा दीजिए मैम, समझ में नहीं आया। लिख लो, राज्य के द्वारा किसी व्यवसाय के लिए यानी पर्टिकुलर कोई भी आपका ट्रेड हो सकता है, तकनीकी योग्यताएं निर्धारित की जा सकती हैं। मतलब क्या हुआ इसका? टेक्निकल एजुकेशन निर्धारित की जा सकती है, मतलब निर्धारित की जा सकती है। हाँ, इसके लिए ये जैसे योग्यता कि होनी हमारे चाहिए। जो संविदा कर्मचारी है, सफाई कर्मचारी, उनको जो सीवर जो हमारे होते हैं उनमें उतारने से पहले पीपीटी किट देनी होती है। ठीक है, उनके सर्कमस्टांसेस, उनका ड्रेस क्या होना चाहिए, उनके इक्विपमेंट्स क्या होने चाहिए, तो वहां पे निर्धारित किया जा सकता है कि ये व्यवसाय किससे संबंधित है। मान लो कोई ट्रेड है या कोई फैक्ट्री है, वो किससे संबंधित है, पटाखा बनाने वाली क्रैकर मेकर कंपनी है वो, तो वहां पे डिसाइड होगा कि किस एज के लोगों को लगाना है, किस तरह का मटेरियल आप यूज करेंगे जो इन्वायरमेंटल और ह्यूमन और आपके एनिमल की लाइफ को ज्यादा से ज्यादा कवर ना करे। ठीक है, मतलब हमको इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन की बात देखनी होती है, ह्यूमन राइट्स और ह्यूमन प्रोटेक्शन, एनिमल राइट्स एंड एनिमल्स प्रोटेक्शन। तो इन सब चीजों को देखते हुए राज्य किसी पर्टिकुलर व्यवसाय के ऊपर क्या कर सकता है, योग्यताएं निर्धारित कर सकता है। ठीक है, जैसे हम लोग इन्वायरमेंट में पढ़ेंगे, ईएसी रिपोर्ट आती है एक आपकी, तो आखिर वो बनाई कैसे जाती है, इन्वायरमेंट असेसमेंट रिपोर्ट बनती है। ठीक है, इन्वायरमेंट असेसमेंट रिपोर्ट, EAR। तो आखिर ये रिपोर्ट कैसे बनाई जाती है, हमको यहाँ से हाईवे निकालना है, हमें ये रिपोर्ट बनाने की क्या जरूरत है, बताओ। तो यहाँ पर बताया गया है कि राज्य क्या करेगा, इन्वायरमेंट असेस रिपोर्ट तैयार करवाएगा, उसको कंप्लीटली देखेगा कि ये यहाँ से अगर ट्रेड ये बन रहा है तो इससे किन लोगों को फायदा है, किनको नुकसान है, यहाँ पे अगर कोई फैक्ट्री लग रही है तो उनसे किसको फायदा है, किसको नुकसान है। उसके बाद हम देखेंगे कि वहां पे क्या करना है। क्लियर है ये बात? यस मैम। अब जो एक और पॉइंट है इसका, कौन सा है वो भी लिखिएगा। किसी व्यवसाय के लिए राज्य के पक्ष में एकाधिकार सृजन किया जा सकता है, यानी स्टेट की मोनोपोली किसी पर्टिकुलर ट्रेड के लिए क्रिएट की जा सकती है। क्लियर है ये बात? जैसे रेलवे का एकाधिकार है ना, अभी कहाँ प्राइवेटाइजेशन हुआ उसका, कोल पे भी, पेट्रोलियम, इन सब पर एकाधिकार है राज्यों का या देश उसका, राज्यों का। क्लियर है? किसी रेलवे का क्या हुआ? रेलवे का प्राइवेट हुआ नहीं है, हुआ तो है। रेलवे का प्राइवेटाइजेशन होने की बात हो रही है, कुछ हुआ है कुछ नहीं हुआ है, लेकिन अभी तो उस पर राज्य का ही एकाधिकार है ना। यस मैम। ठीक है, एकाधिकार को मोनोपोली बोलते हैं। तो पर्टिकुलर किसी ट्रेड के ऊपर गवर्नमेंट अपना क्या कर सकती है, मोनोपोली रख सकती है। जैसे कोयला निकालने का अधिकार क्या है, माइनिंग, पर्टिकुलर अभी स्टेट को ही दे रखा है, उसका भी कोई भी वो नहीं हुआ है। कहने का मतलब है कि राज्य जिन चीजों को बेहतर समझे उन्हें प्राइवेटाइज कर सकता है, जिनको ना समझे उन्हें एकाधिकार में रख सकता है। क्लियर है? और ये हमें राइट है आर्टिकल G के तहत। अब एक बात और उभर कर आती है, यहाँ तक के आर्टिकल क्लियर है? यस मैम। वेरी गुड। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात अगर हम करें और प्रेस की स्वतंत्रता की बात करें, तो क्या प्रेस की स्वतंत्रता का कोई पर्टिकुलर हमारे पास राइट है? नहीं है। नहीं है। वेरी गुड। इसको हम नहीं किसके है, साथ हाँ। मिला के पढ़ते हैं, 19(1)(a) के साथ। ठीक है, क्योंकि प्रेस की स्वतंत्रता क्या है, मौलिक अधिकार है। यस मैम।
फंडामेंटल राइट है ना, क्योंकि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, फ्रीडम ऑफ स्पीच क्या कहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की अगर हम बात करें तो प्रेस की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ स्पीच में ही आती है। तो प्रेस की स्वतंत्रता क्या है क्या नहीं है, अभी ये पूरी तरह से क्लियर कट डिसाइड नहीं है, लेकिन इसको हम अभी आर्टिकल 19 क्लॉज ए सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए के साथ ही पढ़ते हैं। क्लियर है? यस मैम। केस Yes, ma'am. कौन सा था? केस लिखिएगा इंडियन एक्सप्रेस न्यूज पेपर, इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ। ठीक है, और इसी केस के तहत, इस केस के तहत ही क्या माना गया है कि ये एक मौलिक अधिकार है। क्लियर? यस मैम। तो न्यायालय ने भी कहा है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत ही आती है और इसीलिए ये एक फंडामेंटल राइट है। और न्यायालय के अनुसार अभिव्यक्ति के विभिन्न रूप हो सकते हैं, मतलब फ्रीडम और स्पीच के कुछ तरीके हो सकते हैं, जैसे सिंबॉलिक। सिंबॉलिक आजकल चल रहा है ना, मैसेजेस पे देखते हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम, इंस्टा पर एमोजीज जिसको बोलते हैं आप लोग। ठीक है, एमोजीज हो गए, ओरल हो गया, और क्या हो सकता है, कहीं स्पीच दे रहे हैं, बात कर रहे हैं, ओरली हो गया, और क्या हो सकता है, रिटर्न। मतलब ये वो तरीके हैं जिससे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं, अपनी जो स्पीच की फ्रीडम है उसका यूज कर सकते हैं। क्लियर है? अब जैसे लिखित रूप में क्या आता है, आपने द हिंदू देखा है, द हिंदू में पर डे एक कार्टून आता है, क्यों? Yes. द Yes, हिंदू ma'am. में पर डे कार्टून्स आते हैं, इंडियन एक्सप्रेस में आते हैं, जनसत्ता में आते हैं, दैनिक जागरण में आते हैं, हर न्यूज़पेपर मैगजीन्स में क्या आते हैं, कार्टून आते हैं। तो ये लिखित अभिव्यक्ति है, इसको हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, अखबार, पुस्तकें, पत्रिकाएं, ये जो इसको क्या बोलते हैं, प्रिंटिंग मीडिया बोलते हैं। प्रिंटिंग मीडिया, प्रिंटिंग मीडिया में हमारा अखबार, पुस्तकें, पत्रिकाएं, कार्टून को करना, ये सब हमारा आ जाता है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। अगर हम लोग ओरल, मौखिक अभिव्यक्ति की बात करें, ओरल स्पीच की बात करें, तो इसमें क्या आ जाएगा हमारा, रेडियो, टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जैसे आजकल चल रहा है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, फोन कॉल से बात हो रही है, वीडियो कॉल से बात हो रही है, कॉन्फ्रेंस हो रही है, मीटिंग्स हो रही हैं। ठीक है, ये बात आ गई समझ में? यस अब मैम। Yes, हाव ma'am. भाव के द्वारा हम लोग बात करें, हाव भाव के द्वारा या सिंबॉलिक लैंग्वेज की बात करें, तो इसमें आपने देखा है कि बहुत सारी फिल्म ऐसी बनती हैं जो सिंबॉलिक होती हैं, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्रीज फिल्म्स होती हैं जो सिंबॉलिक होती हैं। देखिए, सिंबॉलिक का मतलब खाली पिक्चराइज मत करिएगा, सिंबॉलिक का मतलब पिक्चर भी हो सकती है, क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर स्टोरी को क्या कर रही होती है, प्रेजेंट कर रही होती है, जैसे डॉक्यूमेंट्री, नाटक, फिल्म्स। ठीक है, सोशल मीडिया पे बहुत सारी चीजें चलती रहती हैं। यहाँ तक की बात क्लियर है? यस मैम। और ये सारी चीजों को इफेक्टिव बनाने की अगर हम बात करें तो इसके लिए ऑब्वियसली मीडिया जरूरी है, तो मीडिया की स्वतंत्रता की हमें बात करनी पड़ेगी। तो हमें इसे एक मौलिक अधिकार मानना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास अपनी बात को कहने का अधिकार है, और ये हमें कौन बताता है, आर्टिकल 1A बताता है। क्लियर है? आर्टिकल क्लॉज 1 सब क्लॉज ए हमें बताता है कि हमारे पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है। फ्रीडम ऑफ स्पीच का मतलब है कि हम अपनी बातों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। बात वही है कि प्रेस की स्वतंत्रता जब भी आएगा आपको मिला के लिखना पड़ेगा कि ये केस इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर बनाम भारत संघ का था, जिसमें प्रेस की स्वतंत्रता को एक मौलिक अधिकार घोषित किया गया है। और जो मौलिक, जो हमारे मीडियम से, मीडियम क्या क्या हो सकते हैं, सिंबॉलिक हो सकते हैं, ओरल हो सकते हैं, लिखित हो सकते हैं, यानी रिटर्न हो सकते हैं। यहाँ तक की बात क्लियर? यस मैम। गुड। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका, लोकतंत्र में प्रेस की भूमिका, भारत में प्रेस का महत्व, यानी अगर इसका रोल पूछा जाए कि रोल ऑफ
मीडिया इन डेमोक्रेसी, या आपसे ये पूछा जाए कि इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेस इन इंडिया, अगर ये वाली बातें की जाएंगी तो सिंपल सा है, हमें बताना है कि लोकतंत्र क्या है। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी में क्या है, 3 चीजें होती हैं, कौन कौन सी है? लेजिस्लेचर है, ठीक है, एग्जीक्यूटिव है, जुडिशरी है, ये 3 पिलर है ना। यस मैम। चौथा पिलर माना गया है मीडिया को। चौथा पिलर किसको माना गया है? प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। कहने का मतलब है कि ये वो मीडियम है जिसके द्वारा व्यक्ति अपनी बातों को कह सकता है, सुन सकता है। आपको पता होगा कि अंग्रेजों ने मीडिया पर प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि आजादी के टाइम का जो दौर था उससे पहले अगर हम कुछ देखेंगे तो 90s के टाइम पर या 18s के टाइम पर क्या किया गया था, प्रेस की स्वतंत्रता पर बैन लगा दिया गया था। यानी भारतीयों के पेपर छपने नहीं दिए जाते थे, क्योंकि वो पेपर क्या करते थे, हमारे लीडर्स जो हुआ करते थे, उन लीडर्स की मतलब बातें थी, वो उनकी फीलिंग्स थे जो उनको नेशन से जोड़ रहे थे और नेशन से सब कॉमन पीपल को जोड़ रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, क्रांति पैदा हो जाएगी, इसलिए इसको रोक दो। इसीलिए माना गया है कि जो लोकतंत्र का चौथा पिलर कौन सा है? मीडिया है। क्लियर है? यस मैम। गुड। प्रेस सरकार को उत्तरदायी बनाती है। प्रेस क्या करती है? जो हमारी गवर्नमेंट है उसको क्या पता बना रही है? रिस्पॉन्सिबल बना रही है। ठीक है, रिस्पॉन्सिबल बना रही है। क्यों? क्योंकि सरकार जो भी करती है प्रेस उसको क्या कर देती है? पब्लिश कर देती है ना। रिस्पॉन्सिबल बना रही है सरकार को, और उसकी तानाशाही को खत्म, मतलब कि सरकारें क्या लोकतंत्र की रक्षा करेंगी, तानाशाही की तरफ नहीं जाएंगी। और मीडिया हमें ये चीज जब बताती रहेगी, क्योंकि हमारे वहां जनता का शासन है, और जैसे ही ब्यूरोक्रेसी देखने को मिलेगी तो क्या होगा, लोकतंत्र की आवाज उठने लगेगी। दैट मीन्स की पॉपुलेशन, जो हमारी भारतीय जनता है, उसकी आवाज उठना शुरू हो जाएगी। तो प्रेस सरकार को उत्तरदायी बनाती है और तानाशाही से लोकतंत्र की रक्षा करती है। क्लियर है? बिल्कुल। भारत जैसे देश में प्रेस जनता के राजनीतिक शिक्षा का प्रमुख साधन है। क्योंकि देखिए प्रेस क्या होता है, भारत में लोकतंत्र है। लोकतंत्र तभी जीवित रह सकता है जब इसमें जनता का सपोर्ट होता है, क्योंकि हमारे वहां सरकारें कौन चुनता है? जनता चुनती है। ठीक है, तो ये सरकार, जो हमारी गवर्नमेंट है और जो हमारे पीपल्स है, जो हमारी जनता है, उनके बीच में कम्युनिकेशन का काम करती है। क्लियर है? यस मैम। और ये Yes, क्या है, इससे क्या हो सकता है? सोशल रिफॉर्म भी हो सकता है। क्या हो सकता है? सोशल रिफॉर्म भी हो सकता है। तो प्रेस समाज सुधार का एक माध्यम भी हो सकती है। ठीक है, कैसे हो सकती है? जैसे कि तमिलनाडु में आज भी दास प्रथा चलती है, तो दास प्रथा के बारे में हमें कहाँ से पता चलता है? वहां पे दासी प्रथा भी चलती है। आज के टाइम में भी ये जनसत्ता का एडिटोरियल था जिसमें दासी प्रथा के बारे में बताया गया था। दासी प्रथा जो थी हमारी, ये मंदिरों में चलती है वहां के। ठीक है, इसमें एक लड़की होती है, कई सारे लड़के होते हैं, मंदिर में जाती है, वो जिसके ऊपर माला डाल देती है। ठीक है, नहीं सॉरी, उल्टा बोल दिया है मैंने। यहाँ पे बहुत सारे क्या कहते हैं, लड़के जाते हैं, लड़कियां होती हैं ढेर सारे, जो जिसको माला पहना देता है उसके साथ वो 1 नाइट स्टे करता है और दूसरे दिन ही उसे छोड़ के चला जाता है। और अगर वो लड़का चाहे तो उसके साथ कुछ महीने, कुछ दिन, कुछ साल या लाइफ टाइम रह सकता है। तो ये वाली प्रथा हमें तमिलनाडु में आज भी देखने को मिलती है। ये हमें कहाँ से पता चल रहा है? ये हमें पता चल रहा है जनसत्ता के एडिटोरियल से। ठीक है, तो अब इस प्रथा को रोकना जरूरी है, क्योंकि ये क्या कर रहा है, वुमेन राइट का वॉलेशन कर रहा है। यानी जैसे ट्रिपल तलाक की बात चल रही थी, ठीक है, तो ट्रिपल तलाक क्या है? महिलाओं का हनन माना गया। 1 अगस्त को हम लोग ट्रिपल तलाक डे मनाते हैं। क्यों? क्योंकि योगी जी के आने के बाद, या बीजेपी की गवर्नमेंट बेसिकली हम कहेंगे आने के बाद, क्या हुआ था
ये ट्रिपल तलाक को बैंड कर दिया गया था। तो ट्रिपल तलाक के बारे में मीडिया में खूब पब्लिश हुआ सब कुछ, ठीक है। नाजा फाउंडेशन की बात करें, ट्रांसजेंडर के लिए जो काम करता है, ट्रांसजेंडर के लिए अब हमारे पास 3 फॉर्म होते हैं। पहले खाली मेल होता था और फीमेल होता था, अब हमारे पास ट्रांसजेंडर का ऑप्शन होता है। तो ये इन सबका सेपरेशन हो रहा है, हमें कहाँ से पता चल रहा है? मीडिया के थ्रू पता चल रहा है, क्योंकि लोग आते हैं, अपनी बातों को बोलते हैं, उनको पब्लिश किया जाता है, सरकार और उनके बीच में कम्युनिकेशन होता है, पार्लियामेंट में एक्ट बिल पास किए जाते हैं, उसके बाद उनके राइट प्रोटेक्ट किए जाते हैं। क्लियर हो रही है बात? यस मैम। वेरी गुड, यहाँ तक की क्लियर है? यस मैम। चलिए ठीक है, कपिल जी आपको क्लियर हो रहा है? मैम थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रही हैं आप, क्या हुआ? थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ा रही हैं आप। जल्दी पढ़ा रहे हैं? इतना एक एक आर्टिकल इतनी देर देर में चल रहा है, तो ये जल्दी हो रहा है? चलिए हाँ, ठीक है, हम जल्दी थोड़ा आप। स्लो पढ़ाते हैं, ठीक है। कल हम लोग करेंगे प्रेस की स्वतंत्रता पर सीमाएं, ठीक है। तो लिमिटेशंस ऑफ प्रेस करेंगे कल। और जो प्रेस का दूसरा केस आया था 2004 में, नवीन जिंदल वीएस भारत संघ, 2014 में जो तीसरा केस आया है इमैनुअल वीएस केरल राज्य का, इसको हम लोग देखेंगे। आर्टिकल जो 19 है बाइंड अप करेंगे, उसके बाद आर्टिकल 20 की तरफ चलेंगे, ठीक है। और कल से धीरे धीरे पढ़ाएंगे, ठीक है कपिल जी? ओके मैम, कल तो क्लास ज्वाइन नहीं कर पाएंगे मैम। कोई नहीं, कल आप क्लास नहीं ज्वाइन कर पाएंगे तो रिकॉर्ड वीडियो देख लीजिएगा, ओके मैम। ठीक है। नहीं तो अगर शाम में आ जाएंगे तो 6:30 से क्लास होती है, अगर करना चाहिएगा, अगर टाइम मिल जाए तो कर लीजिएगा, नहीं तो फिर रिकॉर्ड वीडियो आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। 7 आते आते। 7 बज जाता है आते आते, हाँ Yes, तब तो ma'am. काफी टाइम हो जाता है। चलिए कोई नहीं, कल सैटरडे है ना? कल तो Yes, ma'am. कल तो वैसे भी आपका करंट का क्लास होगा ना? जी मैम। हाँ, अब ये वाला टॉपिक आपका कंप्लीट होगा मंडे को, कल तो करंट का क्लास होगा, क्यों मेयर जी? यस मैम। ठीक है, आपका नहीं छूटेगा, मंडे को कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय। ओके मैम। ओके बाय।